लेकिन इस बीच आप आर कैप को देखिए, आर कैप आपकी स्क्रीन पे सिर्फ आरकॉम बैकफुट पे है, जिसने अपना काम अगर आप देखें शुक्रवार को काफ़ी हद तक कर दिया था। आर कैप लगभग 10 रुपये ऊपर, रिलायंस इंफ्रा लगभग 7 रुपये 30 पैसे ऊपर, रिलायंस पावर ये भी आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव लेके कारोबार कर रहा है। तो अधिकतर काउंटर्स में एंड स्पेशली आर कैप मानस टेक्निकली आई मीन इस स्पेस में अगर कोई ट्रेड लेना हो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से, तो आप प्रेफर किसको करेंगे? देखिए आरकॉम थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। उसका रीज़न ये है कि हमने एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस पिछले मंथ में देखा है और उसके बाद कोशिश की है स्टॉक ने बहुत बार 47 और 45 की रेंज में सपोर्ट लेने की, वहाँ पर बेस बनाने की। और जिस तरह का एक्शन फ्राइडे के सेशन में था जब स्टॉक ने 100 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया था, उसको देख के तो लगता है कि शायद एक डिसेंट अपमूव देखने को मिल सकता है। अगर एक शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करने हो तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि तो अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक करके 60 रुपये या 61 रुपये के आसपास तक जाए। तो इस स्पेस में अगर कोई एक इंटरेस्टिंग पिक रहेगा तो रिलायंस कॉम ही रहेगा। और मैं समझता हूँ इसमें आपको स्टॉप लॉस ज़रूर स्ट्रिक्टली लगाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक है, क्योंकि जब नीचे गिरना शुरू होता है तो कभी कभी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिलती है। इसलिए उस गिरावट में हट ना हो तो उसके लिए बेहतर रहेगा कि आप 51 का स्टॉप लॉस रखें। जी, शर्मिला जोशी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून शर्मिला। सबसे पहले तो टायर स्टॉक्स में जिस तरह का मूव आज के सेशन में देखा जा रहा है, आप उसे कैसे एनालाइज करती हैं? क्योंकि आप जेके टायर, अपोलो टायर, एमआरएफ, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज किसी भी टायर स्टॉक को उठाकर देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आज के सेशन में दी जा रही है। एक फैक्ट ये भी है, बीते कई क्वार्टर्स की अर्निंग्स अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी एक कंसर्न बना हुआ है। लोअर रबर प्राइसेस ने काफी कंफर्ट दिया 2015 के दौरान, 16 के शुरुआती सेशन में भी, लेकिन अब वो कंफर्ट भी कहीं ना कहीं स्पेस से दूर जाता हुआ दिख रहा है। अभी कर क्या रही हैं आप पूरी टायर सेक्टर पर? इनफैक्ट आई थिंक हाल ही में थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव आउटलुक बन गया है टायर्स पर। इसकी दो वजह है। एक तो फॉर इंस्टेंस इफ आई टॉक ऑफ जेके टायर बिकॉज दैट्स अ स्टॉक दैट आई लाइक विद इन द सेक्टर, वो थोड़ा एक्चुअली इट्स ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट एज कम्पेयर टू अ लॉट ऑफ द अदर टायर स्टॉक्स। और पूरा अगर आप स्पेस देखें तो थोड़ा एक डिस्काउंट पर ही ट्रेड कर रहा है। उसकी एक वजह भी थी कि हमने देखा था कि टायर के प्राइसेस जो कम हुए थे वो थोड़े बहुत स्टेबलाइज होने लगे थे, और उसके साथ साथ जो चाइनीज चीप इंपोर्ट्स का जो एक बड़ा खतरा था ये पूरे सेक्टर को, उसकी एक झलक हम देख रहे थे इन ऑल द स्टॉक प्राइसेस करेक्टिंग। बट यू नो आई थिंक ऑफ लेट दोनों चीज़ें हो रही है। एक तो वी हर्ड दैट रबर प्राइसेस हैव फॉलन वंस अगेन, तो उस वजह से एक इम्पैक्ट हम तुरंत ऑलमोस्ट आई थिंक देखेंगे बॉटम लाइन में इन टायर कंपनीज। और उसके साथ साथ आई थिंक देयर इज ऑल्सो सम टॉक दैट मे बी यू कुड हियर in terms of some kind of anti-dumping even where Chinese tires etc. are concerned. So I think both things will act as a big trigger for the sector. And let's not forget कि एक auto sector ही एक ऐसा sector है जिसमें you know the real sales numbers in fact if you see are absolutely very you know it's been a very consistent and strong performance as far as that is concerned, which means that the demand is there. लेकिन ये ऐसे factors थे जिस वजह से टायर स्टॉक्स के प्राइसेस स्टॉक प्राइसेस वर डिप्रेस, बट आई थिंक दैट्स लाइकली टू चेंज एंड विद इन द स्पेस आई डू लाइक अ जेके टायर। इस बीच आज देखिए आप एलएनटी, सुबह हमने आपको एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी में एक व्हीकल बताया था कि आप एलएनटी में थोड़ा सा बेरिश हो सकते हैं, आप पुट ऑप्शन के जरिए इसको शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने का फ्यूचर में रिस्क था इसलिए फ्यूचर अवॉइड किया था, लेकिन आप देखिए आज जिस स्टॉक ने पुल बैक देना था, क्यों देना था? क्योंकि ये ठीक 200 डेमा पे शुक्रवार को जाकर रुका था, जो कि टेक्निकल्स में बड़ा महत्वपूर्ण एक स्तर होता है, वहीं से इसने पुल बैक दिया आज। मिस्टर नंदन, आप 1462 के प्राइस पे मैंने एलएनटी में कितने इंटरेस्टेड हैं इस वक्त, या फिर आप किसी और स्टॉक को प्रेफर करेंगे कैपिटल गुड्स बास्केट में? बीएचएल 139 के स्तर पे, एबीबी सीमेंस इन द आई मीन मिड कैप स्पेस, इनमें से कुछ आपका फेवरेट है सर इस वक्त? लार्सन देखिए कोई ख़ास मुझे नहीं अच्छा लगता है इस वक्त। हालांकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ से शायद इम्प्रूव ही होगा, लेकिन उसके बावजूद जो वैल्यूएशन पे चल रहा है वो मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा बना लेंगे अगले 1 साल 1.5 साल में, अनलेस मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो जाता है। तो अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में पोजीशन लेना है तो डेफिनेटली सीमेंट बेटर क्षेत्र है, और उसमें मिड कैप कंपनियाँ शायद वैल्यूएशन वाइज थोड़ी ज़्यादा बेहतर लगती हैं। फ्रंट लाइन कंपनियाँ अगेन जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है $200 के आसपास ईवी पर टन जो है वो बहुत महंगा लगने लगा है। हालांकि यहाँ से एबिटा शायद बढ़ना शुरू हो, क्योंकि जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी स्पेशली साउथ में, तो डेफिनेटली इसका प्रभाव प्राइसेस पर पड़ेगा।
लेकिन इस वक्त मिड कैप कंपनी जो हैं काफ़ी सारी ऐसी हैं जो $100 के आसपास या थोड़ी सी कमी में मिल रही हैं, उसमें शायद निवेश करने लायक माहौल बन सकता है। जी, आज के सेशन में आईटी स्टॉक्स में मुनाफ वसूली हावी हुई है, या फिर कह सकते हैं कि पूरा ही आईटी पॉकेट एक बार फिर से कमजोर है आज के सेशन में। हालांकि इस इंडेक्स ने परफॉर्म किया भी नहीं है। इन्फोसिस हरे निशान में आज जरूर आया है, लेकिन टीसीएस, एचसीएल टेक, हेक्सावेयर, इन सभी स्टॉक्स में कमजोरी दिख रही है। और आप देखें न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर करीब 2% नीचे है, विप्रो में 2% की कमजोरी है, पर्सिस्टेंट सिस्टम 3.5% नीचे है, एचसीएल टेक करीब 3% कमजोरी दिखा और हेक्सावेयर 5% की वीकनेस यहाँ पे देखी जा रही है। मिस्टर भसीन, अभी आईटी शेयरों पर आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए यूरोप में जो एनवायरनमेंट है वो अभी भी चैलेंजिंग बना हुआ है, अमेरिका में भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। बीएफएसआई सेगमेंट की परफॉर्मेंस बीते क्वार्टर्स की अगर अर्निंग्स से आप देखेंगे तो ग्रोथ कंसर्न्स हैं वहां पर, नए ऑर्डर इनफ्लो को लेकर, नए क्लाइंट मेकिंग को लेकर भी चैलेंजेस हैं, और आने वाले क्वार्टर्स में नए ऑर्डर्स इंप्रूव होंगे, इसको लेकर अभी भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो अभी एग्जैक्टली करना क्या चाहिए? क्या अभी कुछ और क्वार्टर्स लगेंगे हालात इंप्रूव होने में, और शायद कुछ क्वार्टर्स बाद नए निवेश के लिए इन स्टॉक्स को देखना चाहिए, या फिर अभी भी मौका है खरीदारी का? दीपाली, आपने अच्छी समरी दी है, आपने नेगेटिव से बता दिए और ये भी बता दिया कि द प्राइसेस आर ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एट अ ईयर लो। तो प्राइसेस आर इन कंफर्ट जोन। अगर आपको रुपए के साथ खेलना है तो दे आर गुड प्लेस ओवर देयर, बट जैसे आपने कहा बिजनेस इन्वायरमेंट इज चैलेंजिंग और ये रहेगा। हमें अभी भी 2 मिड कैप स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, टाटा एलेक्सी एंड माइंडट्री के नंबर्स आई थिंक विल कम बेटर देन एक्सपेक्टेड इन द कमिंग क्वार्टर्स। द कंपनी इज बीन अ स्टैंड आउट परफॉर्मर। हमें लगता है वो दोनों शेयर अगर डिक्लाइंस पे मिले तो आपको अक्यूमुलेट करने चाहिए। बाकी लार्ज कैप पे ओवर ओनरशिप एंड एफआईएस का जो नेगेटिव व्यू है वो इन पे दबाव बने रखेगा। लेकिन जैसे आपने अभी टिप्पणी की, अगर सीमेंट को आप $200 ईवी पे ट्रेड करेंगे तो एक तरफ आप बबल बना रहे हैं और एक तरफ आपको वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहा है ऑफ कैश रिच कंपनीज विच आर गोइंग थ्रू अ बैड साइकिल। हमें लगता है बैड साइकिल कैन कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द ईयर, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं फिर आपको मौका नहीं मिलेगा टीसीएस और विप्रो जैसे शेयर लेने का। तो अगर आप इनको लेके रखें, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन 6 महीने से 1 साल की होनी चाहिए, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। जी, इस बीच थोड़ा सा देखिए वायदा कारोबार के आंकड़ों को देखते हैं। निफ्टी 8609 पे डे हाई पर है। निफ्टी फ्यूचर्स एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, और देखिए निफ्टी स्पॉट आपका 8609 पे, निफ्टी फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे लगभग 8647 पे। प्रीमियम्स कम हुए हैं, और पहले इनफैक्ट सीरीज़ के पहले दिन प्रीमियम्स काफ़ी थे, लेकिन अब यहाँ पे एग्जैक्ट स्थितियाँ जो है वो सिमट रही हैं थोड़ी सी। और आज स्पॉट ने थोड़ा दमखम दिखाया है फ्रेंकली स्पीकिंग, तभी प्रीमियम्स कम हुए हैं। जरा एक बार आप 8600 की पुट, 8500 की पुट और 8700 की कॉल, 8600 की कॉल, ये 4 एक स्ट्राइक्स दिखाइए जरा। 8600 के पुट में आज स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, 10.25 लाख शेयर, और अच्छा संगीत है ये, 14% प्रीमियम कम हुआ है। 8500 की पुट आपकी स्क्रीन पर लगभग 12,87,000, तो 8550 ने अपना काम बखूबी किया है। और एक बार फिर से अगर आप देखें आउटस्टैंडिंग वाई 61 लाख पहुंच गया 8500 की पुट का। तो इस सीरीज़ के शुरुआत में, बहुत शुरुआत में 8500 की पुट की तरफ 61 लाख पुट जोड़ चुकी है, अच्छी बात है सपोर्ट के तौर पे काम पे। 8600 की कॉल यहाँ पे करीब 6-8 लाख से जुड़े हैं। प्रीमियम स्टेबल है, कोई बहुत शार्प तरीके से ऊपर नहीं गया। एट द मनी कॉल के प्रीमियम्स बिल्कुल स्टेबल हैं। जरा 87 की कॉल दिखाइए एग्जैक्टली वो क्या कर रही है इस वक्त। 87 की कॉल लगभग 3 लाख से जुड़ा है यहाँ पर, और प्रीमियम्स बिल्कुल स्टेबल हैं। तो आई थिंक आज के इस प्राइस बिहेवियर के साथ कन्विक्शन पुट राइटर का थोड़ा सा जो बना है ना, वो थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। मानस, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको फ्यूचर्स नहीं ट्रेड करने हैं और निफ्टी एंड निफ्टी बैंक, आपके पास ऑप्शंस का विकल्प है, आप ज़्यादा किस में कंफर्टेबल है इस वक्त? 8500 की पुट बेचने में, 8600 की पुट बेचने में, या फिर कॉल बाय करना पुल बैक के लिए, या फिर निफ्टी बैंक की कॉल बाय करना, वो आप वाजिब समझते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि जब तक निफ्टी 85, 50 और 8700 की रेंज में चलता है तब तक बहुत बड़े मूव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और अगर बहुत बड़े मूव की उम्मीद नहीं करनी है तो फिर मैं नहीं समझता कि ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर टाइम वैल्यू की वजह से आप हर्ट हो सकते हैं, उसका प्रीमियम हर्ट हो सकता है। बट बैंक निफ्टी डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अप मूव में है। कुछ टाइम पहले स्टॉक ने 19,100 का एक अहम रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, और पिछले 3-4 दिनों में जो भी गिरावट देखने को मिली है, अगर आप देखिए तो 19,100 के आसपास आके ही आज सपोर्ट देखने को मिला है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, और मैं प्रेफर करूँगा कि 19,200 या तो 19,300
इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन बाई करना है, क्योंकि मैं समझता हूँ यहाँ पर कम से कम 500 से 600 रुपए का अपमूव बैंक निफ्टी में आने वाले 1 से 2 हफ्ते में देखने को मिल सकता है। जी, भारतीय एयरटेल को देख लेते हैं। कुछ देर पहले एक इंस्टेंट डाउनसाइड रिएक्शन स्टॉक में आया था जब 4G और 3G प्राइसेस में 80% कट तक की बात हुई थी। स्टॉक अभी भी डे लो से थोड़ा सा रिकवर जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट 1% की वीकनेस दिखा रहा है। खबर आई थी कि भारतीय एयरटेल ने 3G और 4G प्राइसेस जो हैं उसमें 80% तक की कटौती की है। इनफैक्ट मिस्टर टंडन, टेलीकॉम सेक्टर ने एक कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन क्या ये अंडर परफॉर्मेंस अभी कुछ और इनफैक्ट 1 साल 2 साल नहीं प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि अंडर परफॉर्मेंस कितने समय तक रहेगी, क्योंकि आप देखिए कि ऑलरेडी जो हालात हैं इस पूरे सेक्टर के वो ऑलरेडी नाजुक बने हुए हैं। बैलेंस शीट्स ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं। इस मंथ के एंड में जो मेगा स्पेक्ट्रम ऑक्शन होना है उसके हायर प्राइसेस ऑलरेडी चर्चा में हैं, और रिलायंस जो कि आने से पहले ही जो प्राइस वॉर छिड़ गई है, जो कंपनियां अपने हाई पेइंग कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए जो ये लो प्राइसिंग की फेंसिंग कर रही हैं, इससे डेफिनेटली इनके फाइनेंशियल्स हर्ट होंगे। तो ऐसी स्थिति में एक तो करना क्या चाहिए उन निवेशकों को जो ऑलरेडी हायर लेवल्स पर इन स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं, और जो ये अंडर परफॉर्मेंस या फिर जो ये पेनफुल पीरियड है, और कितना समय रहेगा? देखिए, कब तक रहेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आप ये समझ के चलिए कि रिलायंस जब तक अपना मार्केट शेयर कम से कम बाकी बड़े कंपनियों के बराबर नहीं कर लेता, तब तक जो है लड़ाई चलती रहेगी। क्योंकि प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, प्राइसिंग डिफ्रेंशिएशन ही रह जाएगा। और अगर आप समझें कि 4 मेजर प्लेयर रह जाते हैं और उसमें रिलायंस को रहना ज़रूरी है, तो कम से कम उनको 20% का मार्केट शेयर लेना ज़रूरी है। उसके लिए जो भी प्राइस आना होगा वो आ सकता है। तो इसके कारण मेरे हिसाब से काफ़ी एक्सटेंडेड प्रॉब्लम रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप भारतीय इंफ्राटेल का जो आप प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं, उससे ये लगता है कि कुछ दिन पहले जो नई न्यूज़ आई थी कि आइडिया वोडाफोन में मर्जर हो सकता है, वो भी शायद आपको उस तरह के मूव, भले वो ना हो, लेकिन उस तरह के मूव शायद आपको इंडस्ट्री में नज़र आएंगे, क्योंकि वीकर प्लेयर्स को इस वक्त जो है कोई राहत मिलने वाली नहीं है, उनको एग्जिट करना जरूरी है और मर्जर हो सकता है। तो इसके कारण यहाँ पे काफ़ी न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट रहेगा, लेकिन प्राइस वॉर के कारण मुझे नहीं लगता कि आपको नियर टर्म में कोई खास पैसे बनने वाले हैं। तो अगर किसी ने नहीं निकला है कोई, तो अभी भी शायद निकलने में कोई खास हर्ज नहीं है। इस बीच अगर आप BPCL को देखें, BPCL 600 स्ट्राइक करता हुआ एक बार फिर से, लेकिन मेरा ध्यान सुबह से अगर आप देखें टायर स्टॉक्स खींच रहे हैं अपनी तरफ। जरा प्लीज़ एक बार JK टायर्स दिखाइए। स्ट्रॉन्ग मूव, और बहुत शार्प मूव, आप इसे शार्प मूव के संग दे सकते हैं। आज लगभग 6 रुपये ऊपर, 5.5% ऊपर। अपोलो टायर्स दिखाइए, 183 स्ट्राइक किया इसने, और डेरिवेटिव्स में अपोलो टायर्स और C8 आज टॉप OI गेनर्स की जो श्रेणी है ना, उसमें कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। C8 तो स्पेशली सुबह से। वसीम साहब, ये टायर स्टॉक्स में आपको इंटरेस्ट है इस वक्त? कोई स्टॉक आप लोगों ने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है? हाँ, एज अ डिस्क्लोजर वी हैव बीन पॉजिटिव ऑन MRF। 36,500 पे हमारा बाइंग है, 38 से 38,500 का टारगेट है। वी थिंक MRF हैज़ बीन द स्लोएस्ट मूवर, और उसका इस क्वार्टर के आगे सबसे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, प्योरली ऑन द बैक दैट 4 व्हीलर सेगमेंट में उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है। एंड जैसे आपने अभी टिप्पणी की, इन द प्रीमियम सेगमेंट MRF कंटिन्यूज टू बी एन आउट परफॉर्मर। साथ में जो चाइनीज़ इंपोर्ट्स पे थोड़ी बहुत पाबंदी लगेगी, उससे भी उनको इम्पैक्ट करेगा। स्टॉक इज़ वेरी रीजनली प्राइस। तो 36,500 पे हमारी बाय थी एज अ डिस्क्लोजर, 38,500 का हमारा उस पर टारगेट है। जी।